हाय डियर स्टूडेंट, मैं पंकज राजपूत मां अन्नपूर्णा क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आगामी परीक्षाओं को देखते हुए कक्षा 10 और 12 जो 16 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए मां अन्नपूर्णा क्लासेस आपके मध्य बहुत ही शानदार चैप्टरों के साथ अपना क्लास ला रहा है, जिसमें से मैं आज कक्षा 10 के हिंदी विषय पर चर्चा करने वाला हूं। मैं आपको आज कुछ 20 क्वेश्चनों के साथ आगे बढ़ाऊंगा, जो बहुत ही अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो आपके आगामी परीक्षा में आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो आते हैं, बिना समय गंवाए हुए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं, जैसा कि आपको बताया गया है, यानी कि हिंदी कक्षा 10 समय 3 घंटे 15 मिनट का होगा, जिसमें से प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया जा रहा है। इसके बाद बेटा प्रश्न पत्र को 2 खंडों में विभाजित किया गया है, खंड आ और खंड बा। जैसा कि आपको बताया जा रहा है कि खंड आ में यानी कि 20 प्रश्न होंगे जो बहुविकल्पीय होंगे, यानी कि जिसके 4-4 आंसर दिए जाएंगे, जिसमें से एक ही उत्तर सही होगा और सही के सामने आपको सही का टिक लगाना होगा। खंड बा में आपके होंगे यानी कि वर्णनात्मक प्रश्न। तो खंड बा आपका होगा 50 नंबर का, उसमें होंगे आपके वर्णनात्मक प्रश्न। आगे देखते हैं बेटा, यानी कि खंड आ को हल करते हैं हम। तो खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें निर्देश को सही सलामत हम पढ़ेंगे, यानी कि सबसे पहले निर्देश को ही पढ़ेंगे। देखते हैं क्या पूछा गया है और क्या हमें जवाब देना है। तो कहा गया है सही उत्तर विकल्प चुनकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी कि इसमें से आपको सही उत्तर पढ़ना है और अपने उत्तर को इंगित करना है। चलो बच्चों पढ़ते हैं पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में हमसे पूछा गया है, यानी कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। यानी कि आपके सामने 4 उत्तर विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से एक उत्तर विकल्प सही होगा। आपको सही उत्तर विकल्प को चुनकर टिक लगाना है। पढ़ते हैं बेटा। तो यहाँ पे कहा गया है कि रामविलास शर्मा कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि रामविलास शर्मा कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं या नहीं भी। तो रामविलास जो शर्मा जी हैं, कवि के रूप में प्रसिद्ध नहीं है, तो ये आपका आंसर हो गया गलत। ये ऑप्शन हो नहीं सकता है। रामविलास शर्मा तो समालोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं, यानी कि ये क्या है, समालोचक, समालोचनाएं करने वाले, समालोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो यानी कि रामविलास शर्मा किसके रूप में प्रसिद्ध है, समालोचक के रूप में, समालोचक। यानी कि ये इन्होंने जैसे आंचलिक घटनाएं हुई, यानी कि लोगों की क्या आलोचनाएं की हुई हैं। और इनको मैं बता दूं, इनका जन्म जो हुआ था, इनका जन्म हुआ था 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी में, यानी कि 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में। कहा हुआ था, उन्नाव जिले में, उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में इनका जन्म 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी के उन्नाव जिले में हुआ था। दूसरे ऑप्शन में बढ़ते हैं, कहा गया रांगे राघव ख्याति प्राप्त आलोचक हैं। तो रांगे राघव भी यानी कि आलोचक नहीं है, कथावाचक। रांगे राघव क्या है, कथावाचक। ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया है। आगे बढ़ते हैं, मेरी लद्दाख यात्रा के लेखक रामचंद्र शुक्ल, गलत है। मेरी लद्दाख यात्रा के जो लेखक हैं वो है पंडित राहुल सांकृत्यान, यानी कि इनके कौन है, राहुल सांकृत्यान। मेरी लद्दाख यात्रा के जो लेखक हैं वो पंडित राहुल सांकृत्यान, पंडित राहुल सांकृत्यान जी हैं। तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। इसके बाद आपका चौथा आंसर आता है, क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा विधा की रचना है। लास्ट ऑप्शन आपका हुआ, क्या भूलूं क्या याद करूं। अच्छे से पढ़ेंगे, क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा। जी हाँ, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये हमारी क्या है, आत्मकथा विधा है, जो यानी कि लिखी है किन्होंने, हरिवंश राय बच्चन जी ने। यानी कि ये लिखी हुई है हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा, हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा लिखी गई है। तो बच्चों यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, यानी कि चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सटीक है। इसी प्रकार बेटा आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर 3 पे, मतलब प्रश्न नंबर 2 पे।
दूसरा आपका प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से जीवनी है। तो पहला ऑप्शन आपका है बसेरे से दूर, ये बेटा जीवनी नहीं है, यानी कि बसेरे से दूर ये जीवनी नहीं है। इसी प्रकार बेटा आगे चढ़ पहुंचते हैं ऑप्शन नंबर आपका प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में क्या कह रहा है देखते हैं। काय कि यानी कि निम्नलिखित में से जीवनी पूछी है, आपको यहाँ पे देखना है कौन सी जीवनी है। बसेरे से दूर जीवनी नहीं है बेटा। अनामदास का पोता ये भी जीवनी नहीं है, अनामदास का पोता ये भी जीवनी नहीं है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ है। इसके बाद कलम का सिपाही, जी हाँ ये कलम का सिपाही क्या है, जीवनी है, कलम का सिपाही जीवनी है। प्रश्न नंबर दूसरे का करेक्ट आंसर कलम का सिपाही। आगे बेटा बढ़ते हैं, शाश्वत ये भी नहीं है, ये भी गलत आंसर है, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। आगे बेटा बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड का हो गया था 3rd। इसी प्रकार आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखते हैं 3 में क्या पूछा गया है। कहा गया बस्ती जिले के अगौना ग्राम से किस लेखक का संबंध है। आपको ये बताना है कि बस्ती जिला जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यानी कि उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगौना ग्राम से किस लेखक का, किस कवि का संबंध है। तो प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद जी का बस्ती जिले से कोई संबंध नहीं है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, इनका भी कोई संबंध नहीं है। काका कालेलकर जी का इनका भी कोई संबंध नहीं है। तो ऑप्शन आपका बचा हुआ है ऑप्शन नंबर 3rd, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आचार्य रामचंद्र जी का शुक्ल का जन्म बस्ती जिले के अगौना ग्राम से हुआ था। तो यानी कि ऑप्शन आपका कौन क्लियर हुआ, ऑप्शन नंबर 3rd। तो बेटा आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार। तो आते हैं ऑप्शन नंबर आपका हो गया 3 का तीसरा 3rd। आप बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पर। प्रश्न नंबर 4 कहा गया है चंद्रगुप्त किस विधा की रचना है। आपको ध्यान से बेटा देखना है कि चंद्रगुप्त किस विधा की रचना है, यानी कि बताना है आपको कि कहानी है, उपन्यास है, नाटक है या निबंध है। तो बेटा आपको ध्यान देना है कि जो यानी कि चंद्रगुप्त है, तो आपने पहले भी देखा होगा चंद्रगुप्त हो गया, अजातशत्रु हो गया, स्कंदगुप्त हो गया, ये बेटा आते हैं नाटक के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, ये आते हैं नाटक के अंतर्गत। तो हमारा ये इसका ऑप्शन हो गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3rd। प्रश्न नंबर 4 का करेक्ट आंसर हुआ है ऑप्शन नंबर 3rd, यानी कि नाटक। आगे बेटा बढ़ते हैं, आगे देखिएगा मेरी आत्मकथा। मेरी आत्मकथा बताना है आपको बेटा, मेरी आत्मकथा के लेखक कौन है। तो बहुत अच्छे से प्रश्न पढ़ेंगे और आंसरों को भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। कहा गया मेरी आत्मकथा के लेखक है बाबू गुलाब राय, हो ही नहीं सकते बेटा, बाबू गुलाब राय मेरी आत्मकथा के लेखक नहीं है। तो ऑप्शन ये आपका हो गया इज करेक्ट, रॉन्ग आंसर। इसी प्रकार आप देखेंगे आगे ऑप्शन नंबर 2 देखिए क्या दिया है, राहुल सांकृत्यान, पंडित राहुल सांकृत्यान की भी मेरी आत्मकथा नहीं है। इसके बाद देखते हैं महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी की भी नहीं है। इसके बाद ऑप्शन नंबर 4 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो बेटा यहाँ पे चारों के चारों ऑप्शन गलत हैं। हम आपको एक 5वां ऑप्शन देते हैं, आपको हम देते हैं एक 5वां ऑप्शन, और 5वां ऑप्शन आपको नाम देते हैं इसमें, यानी कि तो यानी कि मेरी आत्मकथा जो लिखी हुई है ये पुस्तक है राजेंद्रनाथ टैगोर जी की। राजेंद्रनाथ टैगोर जी की। तो मेरी जो आत्मकथा यानी कि पुस्तक के लेखक है कौन है, मेरी आत्मकथा पुस्तक के लेखक राजेंद्रनाथ टैगोर जी। तो यहाँ बेटा आपके चारों के चारों ऑप्शन गलत हैं। 5वां ऑप्शन आपको बनाना पड़ेगा, मेरी आत्मकथा के लेखक राजेंद्रनाथ टैगोर जी हैं। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन गलत भी हो सकते हैं, आपको उनके अनुसार नहीं लगाना है, लेकिन फिर भी जब आपके पेपर में आएंगे तो आपको अपने पेपर के हिसाब से आंसर सिलेक्ट करना है। यहाँ पे हम आपको आपके प्रिपरेशन करा रहे हैं, तो हिसाब से आपको क्वेश्चन बदलवा भी सकते हैं। आगे देखते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रहा है देखिएगा ध्यान से।
क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है रासो ग्रंथों की भाषा। आपको ये बताना है कि रासो ग्रंथों की भाषा क्या थी। तो देखिए बेटा, रासो ग्रंथों की भाषा आपको चूज करनी है यहाँ पे। तो रासो ग्रंथों की भाषा ब्रज भाषा बेटा थी नहीं, गलत हो गया। अवधि थी नहीं, ये भी गलत हो गया। खड़ी बोली ये भी नहीं थी। तो जो रासो ग्रंथों की भाषा थी वो बेटा थी डिंगल, जिसको दूसरे नाम से पिंगल के नाम से भी जानते हैं। डिंगल यानी कि और पिंगल। तो रासो ग्रंथों की जो भाषा थी वो क्या थी, डिंगल। तो देखते हैं यहाँ प्रश्न नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर हुआ है वो ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं बेटा। आइएगा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे। देखते बेटा आगे क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर जो आपका है यानी कि 7 में कहा गया है, 7 में कहा गया भक्ति काल की रचना है। तो यानी कि ऑप्शन आपके पास बेटा 4 है, साकेत, विनय पत्रिका, लहर, प्रेम माधुरी। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, यानी कि साकेत तो ये हमारी है नहीं, भक्ति काल से संबंधित, और लहर भी नहीं है, प्रेम माधुरी भी नहीं है। तो हमारी यानी कि जो भक्ति काल की रचना है वो है विनय पत्रिका, यानी कि 7 का आंसर आपका सेकंड इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है तार सप्तक काव्य के संपादक हैं। तो बेटा आपको बताना है तार सप्तक काव्य के संपादक। और तार सप्तक आपको मैं बता दूं, तार सप्तक यानी कि जो बना था हमारा सन 1943 में। तार सप्तक में यानी कि 7 कवियों या पुस्तकों का संग्रह होता है, यानी कि 7 जो पुस्तकें थी उनको एक साथ रखकर संग्रहित किया गया था। तब से तार सप्तक यानी कि 1943 से इसका प्रारंभ किया गया। तो तार सप्तक के संपादक हैं विद्या निवास जी, यानी कि विद्या निवास जी के द्वारा क्या तार सप्तक का संपादक किया गया, नहीं, गलत हो गया। इसके बाद मुक्तिबोध द्वारा, ये भी नहीं है। थर्ड ऑप्शन है आपका है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य जी। तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड इज करेक्ट आंसर, यानी कि प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन नंबर 3 सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य द्वारा तार सप्तक का संपादक किया गया। आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा गया है कि बनपथ पर कविता किस कृति से संबंधित है। यहाँ पे दिया गया बनपथ पर कविता किस कृति से संबंधित है। तो बेटा आपको बताना है। तो देखिए ध्यान से, बनपथ पर कविता किस कृति से संबंधित है। तो यानी कि ऑप्शन दिया गया पहला आपका जानकी मंगल से, गलत हो गया। पार्वती मंगल से, ये भी गलत हो गया। आगे देखते हैं रामाज्ञा प्रश्न से, ये भी नहीं है। तो बनपथ पर कविता किस कृति से संबंधित हो, ऑप्शन लास्ट ही आपका बताया कवितावली से। और कवितावली के जो रचयिता है वो गोस्वामी तुलसीदास द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 4 इज करेक्ट आंसर। ये गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित है। तो हमारा यह ऑप्शन हो गया है, यानी कि कवितावली। आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। आइएगा क्वेश्चन नंबर 10 की ओर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया बिहारी की काव्य शैली थी, यानी कि बिहारी जी ने जो अपने काव्य लिखे हैं उसमें उनकी भाषा क्या थी, शैलियां क्या थी। तो यानी कि कहा गया सबसे पहले बताया गया कि मुक्तक काव्य,
यानी कि दूसरा कहा गया प्रबंध काव्य, तीसरा कहा गया है मंडल यानी कि खंडन काव्य, और लास्ट में कहा गया ये सभी। तो यानी कि प्रबंध काव्य तो था नहीं, और ये सभी, जब प्रबंध काव्य नहीं हो सकता तो ये सभी भी नहीं होंगे, और खंडन काव्य भी नहीं था। यानी कि बिहारी की काव्य शैली थी वो कैसी थी, मुक्तक काव्य शैली, और इनकी जो भाषा थी वो थी वो ब्रज भाषा। इनकी भाषा कौन सी थी, ब्रज, यानी कि अधिकतर इन्होंने ब्रज भाषा में ही यानी कि काव्य रचनाएं की हुई हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा, देखते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं, और 11 में क्या पूछा गया है ध्यान से देखेंगे। 11 में कहा गया है हंसी हंसी भाजे देख दुल्हन, यानी कि हंस हंस भाजे देख दुल्हन, दिगंबर को पाहुनी पे, दिगंबर को पाहुनी जे आवे, हिमांचल के उछाल में शीश पर गंगा हंसे, शीश पर गंगा हंसे, भुजनी भुजंगा हंसे, हास की हो दंगा, भयो नंगा की विवाह में। तो बेटा आप देखिएगा कि हंस हंस कर, यानी कि आपको 2-3 जगह आपको मिल रहा है। तो सबसे पहले जब यहाँ पे यानी कि रस पूछा गया है तो एक हंस ये मिल गया, दूसरा हंस ये मिल गया, और आगे देखते हैं बेटा इसी प्रकार आवे, हिमाचल के उछाल में शीश पर गंगा हंसे, तीसरा हंस ये मिल गया, और भुजान भुजंगा हंसे, यानी कि 14 हंस ये मिल गया है। तो आगे कहा है हास की हो दंगा भयो, और हास मीन्स हंसना, हास की हो दंगा भयो नंगा के विवाह में। तो सबसे पहले कहा गया इन पंक्तियों में रस कौन है, तो रस आपको बताना है इन पंक्तियों में। सबसे पहला ही ऑप्शन दिया गया हास रस, तो हंसने की जब बात हो रही है, प्रसन्नता की बात हो रही है, तो यहाँ पे कौन सा रस होगा बेटा, हास रस। श्रृंगार रस की कोई बात ही नहीं, यहाँ पे कोई श्रृंगार की ही नहीं है, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। शांति की बात नहीं है, क्योंकि जब हंसी उल्लास होला, हर्षोल्लास, तो वहां पे शांत रस की बात हो ही नहीं सकती है। अद्भुत कोई यानी कि भयानक रूप भी नहीं दिखाई दे रहा है, हाँ, तो ये भी अद्भुत रूप भी नहीं हो सकता है, तो आपका यहाँ पे कौन सा हो गया है, हास रस। आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अलंकार से संबंधित, अलंकार से संबंधित बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि प्रत्येक परीक्षाओं में, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या वो यूपी बोर्ड का हो, किसी भी बोर्ड का प्रश्न हो, कहीं ना कहीं ये अलंकार पूछ ही लिए जाते हैं। कहा गया है कोटि कुलज सम वचन तुम्हारा, यानी कि कोटि कुलज सम वचन तुम्हारा, पंक्ति में अलंकार पूछा गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन दिया गया आपका यमक अलंकार। तो बेटा यमक अलंकार की हमें परिभाषा आनी चाहिए, डिफिनेशन आनी चाहिए, तभी पहचान सकते हैं कि यमक अलंकार है या नहीं है, या उदाहरण आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे यमक अलंकार तो है नहीं, यमक अलंकार की परिभाषा क्या होती है, यानी कि जैसे आपने बहुत ही घिसा पिटा हुआ उदाहरण पहले से ही जानते हैं कि कनक कनकते 100 गुने के, यानी कि जहां पे एक वर्ड एक से अधिक बार आए और परिस्थितियों के फलस्वरूप उनका अर्थ प्रत्येक बार कैसा हो, अलग अलग हो, तो वहां पे होता है यमक अलंकार। तो यहाँ पे कोई शब्द 2 बार तो आया नहीं और ना ही उसका अर्थ अलग अलग है, तो यमक अलंकार हो नहीं सकता है। रूपक अलंकार भी नहीं, कहीं रूप की यहाँ की तुलना नहीं की गई है, तो रूपक भी नहीं होगा। अनुप्रास भी नहीं, अनुप्रास में क्या होता है, यानी किसी एक वर्ड की आवृत्ति बार बार हो, जैसे रघुपति राघव राजा राम, ये भी ऐसा नहीं है, तो अनुप्रास भी नहीं होगा। आगे देखिएगा दिया है उपमा अलंकार। तो देखेंगे बेटा एक उपमा की हम आपको खास पहचान बताते हैं। तो उपमा में क्या होता है, जहां कहीं आपको मिल जाए सा कामा सी कामा सो कामा सम सा सी सो सम सरिस, सरिस, यानी कि आप बेटा आंख बंद करके आंसर आप लगा देंगे उपमा, यदि आपको मिल जाएगा ये चीजें, यानी कि सा सी सो सरिस आदि चीजें, यदि आपको यानी कि कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप ढूंढिएगा कि सा सी सो सरिस है या नहीं। तो मैंने देखा है कोटि कुलसी सम, सम आ गया, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार बच्चा हो गया, उपमा अलंकार। तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने आपको बताया है कि कहीं भी आपको सा सी सम सो मिल जाए तो वहां पे कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार होगा। आगे बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। देखिएगा बहुत ही अच्छे प्रश्नों का संग्रह किया गया है, जो आने वाली आपकी परीक्षाओं में आपको मदद करेंगे, और आप लोग बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करते रहेंगे, तैयारी करते रहेंगे, तो आने वाले समय में आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहेगा।
जुड़े रहे मां अन्नपूर्णा क्लासेस के साथ। अपना बहुमूल्य समय दें, हम लोग आपकी निरंतर मदद करते रहेंगे, आपका सिलेबस जो भी है उसको कराएंगे। आगे आइएगा बेटा, पूछा गया है प्रश्न नंबर 3 में, देखिए क्या पूछा गया है। यानी कि जिस छंद के प्रत्येक चरण में एक समान मात्राएं होती हैं, कहा गया जिस छंद के प्रत्येक चरण में, यानी कि कहीं 4 चरण होते हैं, तो जब 4 चरण होंगे प्रत्येक यानी कि चरण में समान मात्राएं होंगी तो क्या होगा, सममात्रिक छंद होगा हमारा। जैसे चौपाई होती है, रोला होता है, छंद यानी कि सोटा होता है, तो इसमें ये सम मात्राएं कहा गया है, तो कैसा होगा, उस छंद को कहा जाता है। तो आपको बताना है कि उस छंद को क्या कहा जाएगा। तो देखते हैं बेटा यहाँ पे, यानी कि पहला दिया गया वर्णिक छंद, तो वर्णिक छंद तो है नहीं बेटा यहाँ पे, तो ये वर्णिक छंद होगा नहीं। विषम छंद, समान मात्राएं कहा गया तो विषम छंद होने की संभावना ही नहीं है। इसी प्रकार बेटा बढ़ते हैं मुक्तक छंद, मुक्तक छंद भी नहीं होगा। फिर कहा गया सम छंद, जब पहले से ही कह दिया गया है जिस छंद के प्रत्येक चरण में क्या कहा गया, एक समान। प्रश्न को बहुत ही गहनता से पढ़िएगा, उत्तर तो आपको प्रश्न में ही छिपा रहता है। तो हमारा कौन सा हो गया, यानी कि सम छंद, या इसको कह सकते हैं सममात्रिक छंद। आगे बेटा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। देखो 14 पर क्या पूछा गया है, बहुत अच्छे से क्वेश्चनों को पढ़ेंगे और बहुत सुंदर से जवाब देंगे। आइएगा 14 में बेटा कहा गया है अनंत शब्द में कौन सा उपसर्ग है। आपसे पूछा गया है कि अनंत शब्द में कौन सा उपसर्ग है। आपको यहाँ पे उपसर्ग और प्रत्यय से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो उपसर्ग और प्रत्यय से 100% बेटा, यानी कि 2 सवाल आएंगे, एक उपसर्ग से आएगा और एक प्रत्यय से आएगा। तो अब मैं आपको अभी कुछ उपसर्ग और कुछ प्रत्यय बताऊंगा, तो ध्यान से देखना। आगे आपकी मांग होगी तो उपसर्ग और प्रत्यय की क्लास आपको विधिवत मिलेगी, बहुत ही सटीक, बिल्कुल सटीक क्लास मिलेगी आपको उपसर्ग और प्रत्यय की। जैसा कि आप चाहें तो कमेंट में लिखना और आपको क्लास प्रोवाइड कराई जाएगी। देखते हैं बेटा आगे कहा गया है अनंत शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो पहले थोड़ी से हम आपको बताते हैं उपसर्ग किसे कहते हैं। उपसर्ग किसे कहते हैं, यानी कि वे शब्द जो किसी शब्द के पहले जुड़ते हैं, जो किसी शब्द के पहले जुड़कर अर्थ में विकार उत्पन्न कर देते हैं, यानी कि अर्थ को बदल दें। जैसे कोई शब्द आप ले लो, जैसे हार है, हार में यदि हमने बी जोड़ दिया तो क्या हो गया, बिहार। ठीक है, तो ये हमारे बी हो गया, आ हो गया, पा हो गया, अपी हो गया, भी हो गया, अधि हो गया, अन हो गया। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं बेटा, उपसर्ग। यानी कि संस्कृत में उपसर्गों की संख्या बताई गई है बेटा 22। टोटल उपसर्ग कितने बताए गए हैं बेटा, 22, जिसमें से आपका अन भी उपसर्ग होता है, आ भी उपसर्ग होता है, अप होता है, भी होता है, सी होता है, सम होता है, नी होता है, निस होता है, दु होता है, दुस होता है, दुर होता है। ये क्या होते हैं बेटा, उपसर्ग। आगे बात करते हैं तो यहाँ पे अनुपसर्ग नहीं है, आ उपसर्ग नहीं है और अंत भी नहीं है, तो क्या हो गया, अन। अन 2 जगह लिखा है, लेकिन देखेंगे हलंत वाला हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो हमारा क्या हो गया, अन उपसर्ग। आगे बात करते हैं बेटा, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया बेटा, प्रत्यय से तुरंत देखो क्वेश्चन आ गया प्रत्यय से रिलेटेड। आते हैं बेटा आगे क्वेश्चन पे, कहा गया आई प्रत्यय से युक्त कृदंत शब्द है। हमारे जो प्रत्यय होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो यहां से कहा गया है मुक्त कृदंत शब्द है, तो यानी कि प्रत्यय और उपसर्ग हम जब भी छांटेंगे सबसे पहले मूल शब्द को अलग कर लेंगे, और वो भी मूल शब्द ऐसा होना चाहिए जिसका सार्थक अर्थ निकलना ही चाहिए। यानी कि जब तक सार्थक अर्थ आपको नहीं पता है तब तक आप उपसर्ग और प्रत्यय को डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो यानी कि आपको सबसे पहले सार्थक शब्द निकालना होगा और उसमें से बाद में आपको पता करना होगा कौन सा प्रत्यय कौन सा उपसर्ग है। देखते हैं बेटा, जैसे आपका यहाँ पे दिया है पढ़ाई, यहाँ पे दिया है पढ़ाई, ठीक है, और इसके बाद दिया है भाषाई, भाषाई, इसके बाद दिया है पढ़ाई, ठीक है, और इसके बाद दिया लघुताई। तो यहाँ पे देखेंगे जब इसको यदि हम मूल शब्द को अलग करेंगे, जैसे ये हमारा हो गया, ये लिखा है, हम यहाँ पे करें बड़, और ये जब यहाँ से करेंगे आई, तो बड़ तो शब्द होते ही नहीं मूल शब्द, यानी कि बड़ा होता है, बड़ तो होता नहीं है। इसके बाद जब इसको अभी हम करेंगे, ये लिखा है भाषाई, तो भाषा अलग करेंगे, बचा है ई, ये तो यहाँ पे करेंगे आई, तो यहाँ पे मूल शब्द नहीं बना है, आई प्रत्यय यहाँ पे जब सही आ ही नहीं रहा है। इसी प्रकार जैसे करेंगे पढ़ाई,
तो यहाँ पे पढ़ शब्द होता है, जैसे कहते हैं चलो पढ़ो, यानी कि पढ़ाई, और यहाँ पे जब करेंगे पढ़ फिर करेंगे आई, तो यानी कि हमारा जो क्रिया में लगे, जैसे पढ़ना हुआ, लिखना हुआ, लेटना हुआ, उठना हुआ, बैठना हुआ, घूमना हुआ, ये क्या है? क्रियाएं। तो यानी कि कृदंत प्रत्यय सदैव क्रिया में लगता है। कृदंत प्रत्यय सदैव कहाँ लगता है? क्रिया में। यानी कि कृदंत प्रत्यय सदैव कहाँ लगता है? क्रिया में। तो यानी कि हमारा यहाँ पे पढ़ना क्या हुआ? क्रिया हुआ। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो गया? पढ़ाई। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर किसका? 15 का। तो ये हो गए रॉन्ग हमारे, ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हुआ? 3। आगे बेटा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आई होप, आशा करते हैं कि अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आपकी मांग रहेगी तो आगे आपको उपसर्ग, प्रत्यय, अलंकार से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे और आपको अच्छे से पढ़ाएंगे। आगे देखते हैं बेटा, प्रश्न नंबर 16 पर चलते हैं। देखते हैं 16 में क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 16 की बात करते हैं। जरा सा जूम हो गया ज्यादा, चलो देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 को कहा गया है पूर्व पद संख्यावाची होता है। तो बेटा यहाँ पे देखो समासों की बात कर दी गई है। आज तो मैं आपको बहुत ही सटीक विश्लेषण दे रहा हूं, यदि आपकी आवश्यकता हो तो हम आपको यानी कि समास हुए, अलंकार हुए, उपसर्ग प्रत्यय की एक अलग से क्लास आपको दे देंगे, बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे। पूर्व पद संख्यावाची होता है, तो तत्पुरुष में बेटा पूर्व पद संख्यावाची होता नहीं है। तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों का लोप होता है। कर्म धारय में होता नहीं, कर्म धारय में कर्मों की विशेषता बताई जाती है, गुणों की विशेषता बताई जाती है, भी नहीं है। द्वंद्व समास है नहीं, द्वंद्व में योजक चिन्हों का लोप होता है, जैसे माता और पिता, मात्रो पितरो रामो, है ना, तो यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। द्वंद्व भी नहीं है, द्वंद्व में क्या होता है, यानी कि जो योजक चिन्ह होते हैं उनका लोप होता है, जैसे और हो गया। ऐसे लास्ट बचा है आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी कि द्विगु समास। तो आपको बेटा बता दें द्विगु समास किसे कहते हैं? वह समास जिसका प्रथम पद यानी कि कैसा हो? संख्यावाची हो, यानी कि नंबरों को काउंट करा रहा हो, जैसे 1 2 3 4 डाट डाट करके, और यानी कि अंतिम पद कैसा हो? समूह का बोध कराता हो, जैसे पुलिस हो गया, ठीक है, चौराहा हो गया, हाँ, लास्ट वाला समूह का बोध करा रहा हो, जैसे कहा द्विगु समास पूर्व पद संख्यावाची हो। तो यानी कि पूर्व मीन्स होता है पहले, तो पहला का पद जैसे कहा द्विगु समास, द्विगु यहाँ पे करेंगे, जैसे हम कोई आपको ऑप्शन भी बताते हैं, जैसे मान लीजिए चौराहा, तो चौराहा का मतलब होता है 4 राहों का समूह, तो ये कौन सा समास हो गया? द्विगु समास। बहुत ही अच्छी क्लास आपको देंगे यदि आप चाहेंगे, यानी कि समासों से संबंधित। आगे बेटा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। कहा गया है शिकारी का बाण हिरण को लगा रेखांकित का पर्यायवाची बताना है। देखिएगा प्रत्येक यानी कि टॉपिक से पर्यायवाची से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया, तो आपको कुछ सटीक पर्यायवाची भी याद करने होंगे जो आपको लगता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्यायवाची हुए, विलोम शब्द हुए, मुहावरे हुए, लोकोक्तियां के बारे में विस्तृत जानकारी भी आपको देंगे। तो देखते हैं यहाँ पे कहा गया है शिकारी का बाण हिरण को लगा, यानी कि यहाँ पे शिकारी ने बाण चलाया और किसको लगा? हिरण को। तो आपको बताना है हिरण को लगा रेखांकित का पर्याय, तो रेखांकित हमारा क्या है? बाणी है, तो इसका पर्यायवाची बताना है। तो सर मीन्स क्या होता है? बाण। ये तो आपसे यही पहले से हो गया, सर मीन्स भी बाण होता है और तीर मीन्स भी बाण होता है, तीर मीन भी बाण होता है, ठीक है। इसके बाद यानी कि सिकनी मीन्स भी बाण होता है। क्या होता है? सिकनी मीन्स भी बाण सॉरी, सिकनी मीन्स भी बाण होता है। इसके बाद आप तीर मीन्स भी बाण होता है, सिलमुखी मीन्स भी बाण होता है, सिलमुखी यानी कि सिलमुखी मीन्स भी बाण होता है। तो ये, और केस मीन्स तो बाल होता है, केस मीन्स क्या होता है? बाल। तरु मीन्स वृक्ष होता है, तरु मीन्स क्या होता है? वृक्ष होता है। तुषार मीन्स ये मौसम से संबंधित है, यानी कि घटनाएं, सर्दी गर्मी, तुषार जाड़ा पड़ना। तो बेटा इसका ऑप्शन आपका हो गया है, यानी कि शिकारी का बाण, तो बाण का पर्यायवाची सर होता है, तीर होता है, सिलमुखी होता है, सरनाराश भी होता है। आगे देखते हैं बेटा इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं और जल्दी से क्वेश्चन नंबर 18 के भी आंसर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में बेटा पूछा गया है प्रत्येक का संधि विच्छेद है, यानी कि
और संधि विच्छेद जब कभी करेंगे तो इसमें भी हम आपको बताते हैं कि मूल शब्द को अलग कर लेंगे, यानी कि जिसका सार्थक अर्थ निकले तो वो मूल शब्द जब अलग हो जाएगा। इसके बाद तो देखेंगे प्रवृत्ति प्लस ए मीन संस्कृत में होता है ही, तो प्रवृत्ति का संधि विच्छेद यही बेटा सही है। आगे देखते हैं और ऑप्शन प्रव प्लस तेव, ये तो गलत हो गया। थर्ड है प्रवृत्ति प्लस एक, तो देखिएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट और थर्ड एक जैसे हैं, लेकिन जो ऑप्शन हमें पहले मिलेगा उसको अमृता पहले देंगे। तो यानी कि 18 का क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर आपका हो गया है फर्स्ट इज द राइट आंसर। आई होप आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि जो सबसे पहले उत्तर मिलेगा, बेशक आपके 2 उत्तर सही दिए जाए, लेकिन जो सबसे पहले उत्तर मिलेगा उसी उत्तर को हम फाइंड करेंगे, उसी उत्तर को लॉक करते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 19 पर बस 2 ही क्वेश्चन बचे हुए हैं, जल्दी से उन क्वेश्चनों को भी सॉल्व करते हैं और अगली वीडियो आपको नेक्स्ट डे मिलेगी जैसा कि आपकी मांग होगी। आगे आपको बताएंगे यानी कि वर्णनात्मक प्रश्न पढ़ाएंगे वो नेक्स्ट डे। देखिएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 19 का है मति का द्वितीय बहुवचन का रूप। बेटा रूप से पूछ लिया गया यहाँ पे, यानी कि तो आपको क्या रूप भी याद करने होंगे, यानी कि आपके रूप चलते हैं जैसे अकारांत के हो गए, इकारांत के हो गए, उकारांत के हो गए, उकारांत के हो गए, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में चलते हैं। तो जैसे यहाँ पे आपका मति का पूछा गया है, तो मति यहाँ पे पहला ही आंसर आपका क्लियर हो गया, कहा गया मति का द्वितीय बहुवचन तो मति होता है। क्या होता है? मति। मति यानी कि मति होता है द्वितीय बहुवचन। और ये मति देखो बहुत ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे छोटी की मात्रा है और यहाँ पे बड़ी की मात्रा, तो क्लियर आपका जो करेक्ट होगा वो बड़ी की मात्रा वाला, तो मति हो गया। तो आपको बेटा रूप भी याद करने पड़ेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं क्या पूछा गया है, ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 20 में भी देखो यहाँ पे यानी कि विभक्ति पूछ ली गई है, तो विभक्ति से संबंधित भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे कि आपको विभक्तियों से भी वीडियो मिलेगा, आपकी जैसी मांग होगी आपको बहुत अच्छे तरीके से विभक्ति भी क्लियर कराई जाएंगी। यहाँ पे कहा गया है निदिव्या में विभक्ति और वचन, यानी कि आपको विभक्ति भी बतानी है और वचन भी बताना है। किसमें? निदिव्या में। तो आपको सबसे पहले इसके लिए आपको रूप आने चाहिए बेटा, और रूप जब आएंगे, जब आप उस पर विस्तृत अध्ययन करेंगे तो याद करेंगे तो रूप आएंगे। तो देखें ध्यान से, तो यहाँ पे यानी कि निदिव्या लिखा है, जो निदिव्या में यानी कि होती पंचमी विभक्ति, तो तृतीया तो होगी नहीं, ये तो आपका गलत हो गया। इसी प्रकार चतुर्थी भी होगी नहीं, ये भी गलत हो गया। षष्ठी भी नहीं होगी, तो कौन सा होगा? पंचमी विभक्ति और कौन सा? बहुवचन निदिव्या है। तो यहाँ पे बेटा आपका ऑप्शन नंबर होगा थर्ड करेक्ट आंसर। आई होप आशा करते हैं कि ये 20 क्वेश्चनों की जो श्रृंखला में आपके सामने लेके आया था आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसी प्रकार आपको नेक्स्ट वीडियो भी मिलते रहेंगे। मैं आशा करता हूं कि मां अन्नपूर्णा क्लासेस द्वारा आपको जो वीडियो प्रोवाइड कराए जाएंगे वो अति सटीक और आपके परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण उपयोगी होंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। इसी संबंध में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय मां अन्नपूर्णा। नमस्कार सभी को। जैसा कि बता दें आज सर का ये फर्स्ट डे था, तो इनका कुछ बोर्ड में मतलब प्रॉब्लम रही होगी बोर्ड चलाने में, और धीरे धीरे ये सब सीख जाएंगे, धीरे धीरे बोर्ड को चलाने लगेंगे। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ अगर सर का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर।